सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है ये हमारे मार्केटिंग चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा जो मार्केटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर था वो ख़त्म हो जाएगा। एंड मैं जानता हूँ कि अब आपका एग्ज़ाम को सिर्फ एक ही हफ्ता बचा हुआ है, फिर भी आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 2 से 3 दिन में आपका जो पूरा कोर्स होता है वो मैं आपको कंप्लीट करवा के दे दूँगा। ओके। सो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एंड आज के लेक्चर में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। इसका मतलब होता है कि ये जो मार्केटिंग का काम है, ये मार्केटिंग का जो काम है, इस मार्केटिंग को काम मतलब ये मार्केटिंग का काम करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। वॉट आर द एक्टिविटीज़ विच वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू डू मार्केटिंग। मतलब अब हम लोग मेन प्रैक्टिकल वर्क पे आ चुके हैं। अभी तक हमने मार्केटिंग का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन जाना था कि मार्केटिंग क्या होता है, क्यों करना ज़रूरी होता है, मार्केटिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। अब हम लोग असली में मार्केटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मार्केटिंग करने के लिए जो जो फंक्शंस हमें करना होता है, वट एवर एक्टिविटीज़ वी आर रिक्वायर्ड टू डू इन ऑर्डर टू डू मार्केटिंग, उसे हम लोग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ विच वी आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज मार्केटिंग फंक्शन। मतलब मार्केटिंग करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ किया जा सकता है उसे हम लोग मार्केटिंग फंक्शन कहते हैं। अब ये जो मार्केटिंग फंक्शन होता है ये मेनली इसको 3 तरीकों से देखा जा सकता है, या फिर इसको 3 तरीकों में बांटा जा सकता है। पहला है फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई, एंड तीसरा है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। मतलब पहला फंक्शन ये है कि उसमें हम मार्केटिंग में वो काम के बारे में जानने वाले हैं जहाँ पे कुछ ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक्सचेंज होता है किसी चीज़ का। तो वो हम लोग पहले मार्केटिंग के फंक्शन में देखने वाले हैं। फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई। मतलब यहाँ पे उसको स्टोर करना या फिर उसको कहीं रखने वाली बात की जाती है। एंड जो हमारा नेक्स्ट है वो है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। मतलब कि इन सभी फंक्शंस का डायरेक्ट तो कोई काम नहीं होता है मार्केटिंग में, लेकिन इनडायरेक्टली इनको करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अगर मार्केटिंग फंक्शंस के बारे में बात करूं तो मार्केटिंग फंक्शंस को हम लोग 3 तरीकों से देख सकते हैं, एक एक्सचेंज फंक्शन, एक फिजिकल फंक्शन एंड एक फैसिलिटेटिंग फंक्शन। ओके। तो आइए इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वह है एक्सचेंज फंक्शंस। तो ये क्या होता है, दीज मार्केटिंग फंक्शंस आर कंसर्न्ड विथ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। मतलब इसके अंदर में वो मार्केटिंग फंक्शंस आते हैं जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है। इसका मतलब कि एक आदमी किसी को कुछ सामान देता है, एक आदमी दूसरे को सामान देता है, ये इसे सामान देगा एंड ये इसे पैसा देगा। तो यहाँ पे जो मेन होता है वो ओनरशिप का ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके। तो इसके अंदर में जो सबसे पहला हमारा मार्केटिंग फंक्शन है वो है बाइंग एंड असेंबलिंग। तो बाइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। बाइंग मीन्स बाइंग द procurement of raw materials, components and finished goods. Buying involves several activities such as determination of needs, selecting the source of supply, ascertaining the suitability of goods, negotiating the terms of purchase and arranging for the transfer of ownership. तो मार्केटिंग करने के लिए हमारा सबसे पहला काम जो कि हम लोग करते हैं वो है कि किसी भी चीज़ का अगर मार्केटिंग करना है तो उस चीज़ को बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए उस चीज़ को हम लोग सबसे पहले खरीदते हैं। एंड ये बाइंग फंक्शन में आता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच वी नीड टू डू वाइल डूइंग मार्केटिंग इज़ कि हमें उस चीज़ को खरीदना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ है ये हो सकता है कि रॉ मटेरियल्स हो, मतलब सामान को बनाने के लिए जो चीज़ लगता है वो हो सकता है, फिर कंपोनेंट्स हो, मतलब उन सभी को बनाने में जो चीज़ें और भी हेल्प में लगती है वो हो, या फिर फिनिश्ड गुड्स हो। या फिर बहुत केसेस में ये भी होता है कि बहुत सारी ऐसे एजेंसीज होते हैं जो कि किसी दूसरे का बनाया हुआ सामान को बेचते हैं। मतलब वो लोग मेनली वो उस टाइप के एजेंसीज होते हैं। जैसे मैं अगर नेक्सा की बात करूं तो नेक्सा एक शोरूम टाइप का है।
तो उस केस में फिनिश्ड गुड्स खरीदा जाता है। तो हम किसी भी चीज़ का मार्केटिंग क्यों ना करें, सबसे पहले हमें उस चीज़ के रिगार्डिंग जो सामान है उसको खरीदना होता है। एंड हमारा सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो है बाइंग। तो बाइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। बाइंग मीन्स द प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड गुड्स। बाइंग involves several activities such as determination of needs, selecting the source of supply, ascertaining the suitability of goods, negotiating the terms of purchase and arranging for the transfer of ownership। मतलब बाइंग करते वक्त क्या क्या देखना पड़ता है कि भैया कितना चाहिए, फिर कहाँ से खरीदना बेटर रहेगा, फिर कितना खरीदना बेटर रहेगा, फिर है नेगोशिएशन होता है, मतलब दाम को ऊपर नीचे करके देखा जाता है, एंड अरेंजिंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एंड लास्ट में खरीद ही लिया जाता है। तो मार्केटिंग का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है बाइंग, मतलब चीज़ों को खरीदा जाता है। अब ये या तो रॉ मटेरियल्स भी हो सकते हैं, मतलब कोई कंपनी जो कि रॉ मटेरियल्स बनाने के बाद उसका मार्केटिंग करना चाहती है तो उसके केस में रॉ मटेरियल्स वो सबसे पहले खरीदेगी, या फिर ये कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को बनाने के लिए जो मेन कंपोनेंट, जैसे मैं अगर बात करूं तो इंडिया में जो फ़ोन्स बनते हैं वो भले ही बनते इंडिया में हो, लेकिन उनका सारा का सारा पार्ट जो रहता है वो सब विदेशों से आता है। तो उन केसेस में क्या होता है कि उनके कंपोनेंट्स खरीद करके यहाँ पे उनको इकट्ठा करके असेंबल किया जाता है। और बहुत केसेस में क्या होता है कि जो मार्केटिंग करना चाहता है वो पहले से ही फिनिश्ड गुड्स को खरीद के रखता है। तो हम तीनों टाइप के गुड्स खरीद सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले किसी भी गुड को खरीदना होता है। ओके, फिर इसके बाद होता है असेंबलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम बाइंग। इट बिगिंस आफ्टर द गुड्स हैव बीन परचेज्ड। इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ गुड्स ऑलरेडी परचेज्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एट अ कॉमन प्लेस। अब असेंबलिंग का मतलब क्या होता है? असेंबलिंग का सिंपल मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन करना। ओके, मतलब सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को खरीद लिया, अब रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके प्रोडक्शन करेंगे। जैसे मैं अगर बात करूं तो फ़ोन जो बनता है तो फ़ोन का स्क्रीन जो है वो हो सकता है कि हम चाइना से खरीदें, फिर जो फ़ोन का प्रोसेसर है वो हम लोग हांगकांग में कहें सिंगापुर से खरीदे, फिर जो उसका कैमरा होता है उसे जापान से खरीदा जा सकता है। तो इन अलग अलग जगह से खरीद के जब उसे एक जगह पे लाया जाता है तो ये सभी का सभी असेंबलिंग में आ जाता है। ओके, तो जितने भी सामानों को हमने अलग अलग जगहों से खरीदा हुआ है उन सभी को एक जगह पे रखना या फिर एक जगह पे लाना, इसे ही हम लोग असेंबलिंग कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब सामान बन चुका है तो उसे बेचने की बारी आती है। सो सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कस्टमर, क्रिएटिंग डिमांड एंड ट्रांसफरिंग द गुड्स फॉर वैल्यू ऑफ मनी। इन ऑर्डर टू सेल इट्स प्रोडक्ट अ बिजनेस फर्म हैज टू परफॉर्म सेवरल फंक्शंस लाइक इन्फॉर्मिंग द बायर्स एंड परसुएडिंग देम टू बाय। फॉर क्रिएटिंग डिमांड एंड इंक्रीजिंग सेल्स द फर्म मेक्स यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप एंड सेल्स प्रमोशन। मतलब अब जब सामान रेडी है या फिर सामान रेडी होने के पहले भी उसका जो बेचने वाला काम होता है वो किया जाता है। मतलब उसका जो वैसे अगर देखा जाए तो सामान बनने के बाद ही उसको बेचा जा सकता है, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट्स होता है वो इससे कि पहले सामान रेडी हो तभी से होने लग जाता है। तो सेलिंग जो होता है वो हमारा सेकंड फंक्शन होता है कि जब हमने सामान को खरीद लिया, फिर हमने सामान को असेंबल भी कर दिया, अब उस सामान को बेचने की बारी आती है। तो बेचने का मतलब क्या होता है कि हम कस्टमर्स को खरीदे, फिर उनके अंदर में डिमांड पैदा करें और उनको वो सामान दे दे और बदले में पैसा ले ले। मतलब सेलिंग जो है उसमें 4-5 चीज़ें आती। सबसे पहला बात कि अपना कस्टमर ढूंढो कि तुम्हारा कस्टमर कौन है, हु इज़ योर कस्टमर। फिर उसके अंदर में एक डिमांड को पैदा करो, मतलब उसको फोर्स नहीं करना है बट उसके अंदर में एक ऐसा चीज़ कर दो कि वो खुद तुम्हारे सामान की तरफ खिंचा हुआ चला आए। फिर है कि उसे वो सामान दे दो, मतलब उसे उसका जो ओनरशिप है वो दे दो एंड उससे पैसा ले लो। तो जो सेलिंग होता है वो इन्हीं 4 तरीकों से मेनली किया जाता है। ओके, अब इसके बाद
अगर सेलिंग की बात की जाए तो सेलिंग करने के लिए फर्म जो है वो एडवर्टाइजिंग का काम लेता है, सेल्समैनशिप का काम लेता है, फिर सेल्स प्रमोशन का काम लेता है। सो दीज वर द, ये सभी थे वो जहाँ पे किसी ना किसी मतलब जहाँ पे हम जब भी देखें तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर बाइंग हो रहा है तो उसका रॉ मटेरियल्स का जो सप्लायर है उससे जो फर्म है उसके पास ओनरशिप आ रहा है। एंड जब सेलिंग हो रहा है तो सेलिंग के केस में क्या हो रहा है कि जो फर्म है उससे कस्टमर तक ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है। इसीलिए इसे हम लोग एक्सचेंज फंक्शन के अंदर में स्टडी करते हैं। तो मार्केटिंग का सबसे पहला काम क्या है कि भाई सामान को खरीदो, सामान को एक जगह पे असेंबल करो, फिर सामान को बेचो। ओके, अब फिजिकल सप्लाई फंक्शन क्या होता है। अब देखिए सामान जो होता है वो अगर आज बना है तो वो आज ही के आज बिक नहीं जाएगा। बहुत कम ही सामान ऐसा होता है कि जिस दिन उसका प्रोडक्शन होता है उसी दिन उसको बेच दिया जाता है। 90% गुड्स के केस में यही होता है कि उनको बेचने से लेकर के उनका प्रोडक्शन के बीच में जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज़ अ ह्यूज टाइम गैप बिटवीन द टाइम दे आर प्रोड्यूस्ड एंड द टाइम व्हेन दे आर सोल्ड। तो उतने समय के लिए वो कहाँ पे रहेगा, तो उतने समय के लिए उसे फिजिकली सप्लाई, मतलब ये जो गुड्स होता है उनको हमें कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ता है। एंड उसको स्टोर करके रखना मतलब फिजिकल अगर बात की जाए तो जो गुड्स का फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको स्टोर करके रखना, उसको हम लोग फिजिकल सप्लाई में पढ़ते हैं। मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की गुड्स का जो फिजिकल ये होता है, मतलब जो रेडीमेड सामान है उस रेडीमेड सामान के साथ जो जो एक्टिविटीज़ होता है, जैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कहीं एक जगह पे स्टोर करके रखना, मतलब सिंपली अगर बात की जाए तो स्टोरिंग का ही यहाँ पे होता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दो टाइप का होता है। पहला होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना एंड दूसरा होता है उसे स्टोर करना। तो फिजिकल सप्लाई के अंदर में हमें दो टाइप के एक्टिविटीज़ करने होते हैं। पहला है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इज द फिजिकल मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट सर्व्स एज द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स हु आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, a manufacturer will have to restrict his production for the local market only. The producer will not be able to send goods to consumers located far away. तो ट्रांसपोर्टेशन हमें पता है कि क्या होता है कि जो पेप्सी की बोतल हम लोग पीते हैं वो हमारे स्टेट में नहीं बनती है, वो किसी और स्टेट में बनती है। तो उतना दूर से वो हमारे पास कैसे आता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि हम जो भी सामान बना रहे हैं उसे एक जगह से दूसरे जगह पे रखना, उसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब ये ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है और जो कंज्यूमर होता है उसके बीच में बहुत फर्क हो सकता है। मतलब हो सकता है नहीं, मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि जो फर्म का कस्टमर होता है वो फर्म से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। तो वैसे केस में ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं किया जाएगा तो फर्म को सिर्फ अपने लोकल लोगों के लिए सामान बनाना पड़ेगा। जैसे मैं अगर बात करूं तो इंडिया में बना हुआ, या फिर मैं अगर बात करूं तो वेस्ट बंगाल में जो मूर्तियां बनती हैं दुर्गा माता की, वो विदेशों तक जाता है। तो उसका कस्टमर विदेश तक है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो वो सामान विदेश तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जो भी हमारा सामान है वो अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो वो हमारे लोकल एरिया में ही रह जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन करना भी एक बहुत ज़रूरी फंक्शन होता है इसके अंदर में। फिर है स्टोरेज। अब स्टोरेज का मतलब क्या होता है, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग रिफर्स टू द होल्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन अंटिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। गुड्स आर कंज्यूम्ड एट वंस व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड होगा यहाँ पे, गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड as at once when they are produced, they are consumed after a particular period of time. So for the time being, goods need to be stored and preserved in order to protect them. Storage creates time utility. मतलब सिंपल सा बात है कि भैया कि हमारा जो सामान है वो अगर आज रेडी हुआ है तो वो आज ही के आज हमारे कस्टमर के पास नहीं चला जाएगा। तो इसलिए उसे हमें एक जगह पे स्टोर करके रखना पड़ता है। एंड ये जो स्टोरिंग है, ये स्टोरिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको उठा करके एक में डाल दिया, वो नहीं है।
उसको डालना है एंड उसको प्रिजर्व करके भी रखना है। मतलब कि वी विल हैव टू प्रिजर्व दैट थिंग, मतलब उसको संभाल के भी रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि चुपचाप गोदाम में डाल दिए और उसका जंग लग रहा है, कीड़ा खा रहा है, तो उसको कुछ ध्यान नहीं देने। तो स्टोरेज के अंदर में दोनों चीज़ें आती हैं, उसको स्टोर करना भी और ध्यान रखना भी। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई सामान को खरीदा जाएगा, सामान को एक जगह पे लाया जाएगा। फिर हमने ये पढ़ा कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा और उसे एक जगह पे स्टोर करके रखा जाएगा। ओके, फिर इसके बाद आता है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। तो ये वो फंक्शंस होते हैं जो कि एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सामान को खरीदना और सामान को बनाना और सामान को स्टोर करके रखना, इन सभी को जो मदद करते हैं वो फंक्शंस को हम लोग फैसिलिटेटिंग फंक्शंस कहते हैं। मतलब यही मेनली जो मार्केटिंग जो होता है वो मेन इसी चीज़ के अंदर में होता है। क्योंकि मैं अगर बात करूं तो सामान खरीदना एंड सामान से गुड्स को बनाना, दैट इज़ नॉट मार्केटिंग। एंड वैसे ही सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना और वहाँ पे उसे स्टोर करके रखना, वो भी मार्केटिंग नहीं। अगर मार्केटिंग को हमें ठीक से जानना कि मार्केटिंग क्या है, तो वो फैसिलिटेटिंग फंक्शन के अंदर में ही हमें समझ में आता है। ओके, तो मार्केटिंग में जो सबसे फैसिलिटेटिंग फंक्शन के अंदर में जो सबसे पहले हेडिंग है वो है मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि मार्केट के बारे में रिसर्च करना कि कस्टमर को किस टाइप का गुड्स चाहिए, उसे किस दाम पे गुड्स चाहिए, उसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है गुड्स से, तो ये चीज़ को ढूंढना, इसको मार्केटिंग रिसर्च कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च को देखते हैं। मार्केटिंग रिसर्च रिफर्स टू अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑल फेजेस ऑफ मार्केटिंग सो एज टू फाइंड आंसर्स टू वेरियस मार्केटिंग क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द कंज्यूमर। Marketing research is a very important marketing function, as through proper marketing research one can understand the needs of the consumers and can thus produce goods and services accordingly. In a consumer oriented market, consumer market research plays a vital role. तो मार्केटिंग रिसर्च को, जैसा मैंने आपको सिंपली बताया था कि मार्केटिंग रिसर्च का मतलब होता है कि मार्केट में जा करके ये देखना कि भैया कि मार्केट में जो लोग हैं, लोग को क्या चीज़ें पसंद आ रही है, कितने दाम पे लोगों को वो चीज़ खरीदना है, फिर उन्हें उसमें और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो इस चीज़ों को जानना, बेसिकली मार्केट में जाकर मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनके बारे में रिसर्च करना, इसी को हम लोग मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं। एंड ये मुझे आपको उतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नाम से ही समझ में आता है। अब मार्केटिंग रिसर्च करने के फायदे क्या हैं? पहला बात है भाई, नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स कैन बी अंडरस्टूड एंड प्रोडक्शन कैन बी कैरीड आउट अकॉर्डिंगली। हमें ये समझ में आ जाता है कि जो हमारा कंज्यूमर है उसे क्या चाहिए, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कंज्यूमर। तो जैसे ही हमारा कंज्यूमर का नीड हमें पता चल जाता है तो हम उसी हिसाब से प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का डर नहीं रहता है कि ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा सामान हम बना लेंगे बाद में वो बिकेगा नहीं। तो इस टाइप का जो डर होता है वो यहाँ पे नहीं रहता है। ओके, तो कस्टमर का जो नीड है, मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, यही हमें इसमें पता चल जा रहा है। तो और क्या चीज़ की ज़रूरत है? फिर द response of a customer towards the producer can be understood and if the response is not satisfactory necessary improvements can be made। अब हम इससे जान सकते हैं कि कस्टमर को जो है वो हमारा प्रोडक्ट अच्छा लग भी रहा है या फिर नहीं लग रहा है। एंड अगर नहीं लग रहा है तो अपने प्रोडक्ट में वो चेंजेस लाना जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोगों को अच्छा लगने लग जाए, ये भी मार्केटिंग रिसर्च में ही होता है। क्योंकि आपने ये एग्जांपल देखा होगा कि जब वोडाफोन आइडिया मिलकर वी हो गए थे तो उन लोगों ने जो स्टार्टिंग में अपना ये टोन रखा था वी वी वी, वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। तो उसको बाद में वी ने जाकर के चेंज कर दिया, लेकिन उसे कैसे पता चला कि उसका ये जो टोन है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। ओके, फिर द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली। कंज्यूमर को कौन सा गुड अच्छा लग रहा है, कौन सा गुड उसे चाहिए, कौन सा गुड वो खरीदना चाहता है, वो भी हमें इसमें समझ में आ जाता है। फिर न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी टेस्टेड बिफोर लॉन्चिंग देम इनटू द मार्केट। अब जब हम किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने वाले हैं तो हमेशा ये डर रहता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लोगों को पसंद भी आएगा या फिर नहीं आएगा। तो वैसे केस में अगर हमें ये बस
टेस्ट करना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो लोगों को पसंद आता है या फिर नहीं आता है, हम क्या कर सकते हैं, उसका एक सैंपल मार्केट में कुछ लोगों को भेज सकते हैं एंड उससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि उनको वो सामान पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो जो भी हम करें वो सब का सब मार्केटिंग रिसर्च में ही आता है। ओके, फिर थ्रू इफेक्टिव मार्केट रिसर्च फर्म्स कैन, अब हम इससे अच्छा खासा प्लान बना सकते हैं क्योंकि भैया हमें सब कुछ पता चल गया है एंड उसी के हिसाब से फर्म अगर प्लान बनाए तो उसका बेनिफिट रहेगा। ओके, फिर है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इट रिफर्स टू द प्रोसेस, अब मार्केटिंग रिसर्च खत्म हो गया, अब मार्केटिंग रिसर्च हमने कर लिया है, अब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे कि प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, वो कैसा दिखना चाहिए, वो किस शेप का होना चाहिए। तो ये सब का सब प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आता है। तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस इन विच डिसीजंस आर मेड रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट टू बी मेड। इन दिस प्रोसेस द क्वालिटी, साइज, कलर, क्वांटिटी of the product to be manufactured is decided keeping in mind the needs of the customers. The ways through which products will be manufactured or the techniques of production is decided to give the best output. मतलब सिंपल मतलब है कि अब हमने मार्केटिंग रिसर्च कर लिया, हमें ये समझ में आ गया कि कंज्यूमर को कौन सा चीज़ चाहिए, कंज्यूमर को कौन सा चीज़ नहीं चाहिए। तो अब हम उसके हिसाब से जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है कि हम ये अब करने जाते हैं कि हम अपना सामान को कैसे बनाएंगे, हम अपने सामान को किस तरीके का बनाएंगे, उनमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो कि हम उसमें डालेंगे। तो ये सब कुछ इसमें आता है। जैसे मार्केटिंग में रिसर्च करने के बाद पता चला कि कैडबरी का बहुत महंगा चॉकलेट उतना ज़्यादा लोग नहीं खरीदना चाह रहे हैं, तो अब कैडबरी को उसको चेंज करना होगा। तो ये चेंजेस जो है वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो करता है। तो ये भी मार्केटिंग का फंक्शन आता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो हमारे इंडिया में लेस का पैकेट आपको 5 का मिल जाएगा, 10 का मिल जाएगा, 20 का मिल जाएगा, लेकिन वहीं आप अगर यूएसए में जाएं तो वहाँ पे मतलब 5 रुपए का जो पैकेट उतना छोटा होता है वो आपको नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको बड़े बड़े पैकेट्स ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन हमारे देश में ये उसका उल्टा है कि हमारे देश में आपको जो बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन जो छोटे मोटे पैकेट्स होते हैं 5 रुपए वाले वो आपको मिल जाएंगे। तो प्रोडक्ट को कैसा बनाना है, कैसे करना है, वो भी मार्केटिंग रिसर्च के बाद ही समझ में आता है। एंड मार्केटिंग रिसर्च कर लेने के बाद ये हमारा दूसरा प्रोसेस होता है कि हम ये डिसाइड करें कि किस तरीके का सामान हमें बनाना है। ओके, फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन refers to the process of making basic measures or standard to which the product must conform. It also involves taking steps to ensure that the products manufactured adhere to the standards decided. फिर है ग्रेडिंग refers to the process of sorting products into well-defined grades or lot on the basis of established standards. It is done after the standardization of products have been done. तो जो हमारा थर्ड प्रोसेस होता है कि जब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि भाई हमें बनाना क्या है, तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। स्टैंडर्ड इन द सेंस मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसमें होनी चाहिए, जो कि अगर उसमें होंगी तो ही हम उस सामान को मार्केट में बेचेंगे। तो ये सब कुछ हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में। जैसे मैं अगर एक कार की बात करूं तो कार जब भी कोई कंपनी बनाती है तो वो उसके ये सब चीज़ें चेक करती है कि कार का ब्रेक कितना अच्छा है, फिर अगर एक्सीडेंट के टाइम पे जो उसका सामने में जो बैलून जैसा फूल के आता है, मुझे भी याद नहीं, एयर बैग्स, वो एयर बैग्स कितनी जल्दी फूल के आते हैं, फिर इसके बाद उसका इंजन जो है वो कैसा है। तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि अगर कोई भी सामान हमारे कंपनी में बनेगा तो उस सामान को इस हिसाब से होना चाहिए, एंड अगर वो उस हिसाब से नहीं होगा तो हम उसे मार्केट में नहीं उतारेंगे। तो स्टैंडर्ड बनाना ये भी कंपनी का एक अच्छा खासा फंक्शन है। एंड ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग का मतलब होता है कि जब सामान बन चुका है तो उसे स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग ग्रेड्स में बांटना। मतलब ये बेसिकली एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में होता है कि जब चावल निकलता है एक खेत से तो उसका बहुत सारा वैरायटी होता है। जैसे एक चावल होता है जो कि बहुत वाइट होता है, फिर उससे थोड़ा कम वाइट चावल होता है, फिर ब्राउन राइस होता है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है उससे स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डाल देना, इसे हम लोग ग्रेडिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, एंड उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम ये देखते हैं कि हमारा जो भी सामान रेडी हुआ है वो सारा का सारा सामान
उस स्टैंडर्ड का है या फिर नहीं है, एंड अगर नहीं है तो उसे अलग अलग ग्रेड्स में डाला जाए। जैसे मैं अगर बात करूं तो जॉकी कंपनी या फिर किसी भी आप अगर कंपनी की बात करें तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जब वो लोग सिलाई करते हैं अपने अंडरवेयर का या फिर किसी भी कपड़े का, तो उस टाइम जो सिलाई होता है वो ऊपर आ जाता है, मतलब सिलाई थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो वैसे केस में कंपनी क्या करती है कि उस प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा कम दाम पे बेच देती है, उसको सेकेंड्स माल कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि जॉकी जो है वो अपना वो वाला तो प्रोडक्ट मार्केट में कभी नहीं बेचेगी जहाँ पे सिलाई सिलाई जो है वो उल्टा होगा या फिर कुछ उसमें ये होगा। तो उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि भाई हमारे यहाँ पे जो भी अंडरवेयर बनेगा वो सारा का सारा अंडरवेयर जो होगा वो सब उसके सिलाई ऊपर में होना चाहिए, हमारा कंपनी का लोगो ऐसा दिखना चाहिए। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा वो हो जाता है तो वो उसे एक अलग ग्रुप में डाल देते हैं कि इसमें कुछ गलतियां हो गई, चलो अब इसे एक अलग ग्रुप में डाल देते हैं। तो इसका जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा कम रखती है। ओके, अब स्टैंडर्डाइजेशन का क्या फ़ायदा है भैया? स्टैंडर्डाइजेशन का ये फ़ायदा है कि उससे जो सामान है वो जल्दी बिकता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। क्योंकि जब हम अपने सामान को एक स्टैंडर्ड का बनाते हैं कि हमारा सामान में ये स्टैंडर्ड्स है, हमारे सामान को अगर आप खरीदते हैं तो आपको ये चीज़ें इसमें मिलेंगी ही मिलेंगी, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा सामान होता है वो जल्दी बिकता है और उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर कोई सामान है जिसका स्टैंडर्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ तो आपके पास दो तरीके के होम थिएटर्स हैं, एक है फिलिप्स कंपनी का एंड एक है लोकल कंपनी का। आप किसका खरीदेंगे? आप फिलिप्स कंपनी का खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो फिलिप्स कंपनी को आप खरीदना इसलिए ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि उसका जो गुड्स है वो एक स्टैंडर्ड का होता है। आपको पता है कि फिलिप्स का अगर लेंगे तो 1 साल तक उसको कुछ नहीं होगा एंड 1 साल के बाद भी वो अच्छे खासे समय तक चलता रहेगा। ओके, फिर स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स रिसीव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंज्यूमर। जैसा कि मैंने कहा कि फिलिप्स का जो सामान है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज है, तो इसीलिए लोगों को उसके बारे में एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है। लोग इस चीज़ को मानते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड मतलब जो फिलिप्स है उसका सामान इतना अच्छा है कि उसे अगर 2 पैसे ज़्यादा लगाकर खरीद भी लिया गया तो वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। ओके, फिर थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट्स कैन बी ट्रांसफर टू मार्केट्स बेस्ट सूटेड फॉर देम। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब जॉकी का वो सिलाई ऊपर नीचे हो जाता है तो जो सिलाई ठीक है उसे शोरूम में भेज दिया जाता है और जो सिलाई ठीक नहीं है उसे कम दाम पे लोकल जो शॉप्स होते हैं या फिर जो फुटपाथ पे दुकान होते हैं वहाँ पे भेज दिया जाता है। वैसे फुटपाथ पे तो फेक माल ही ज़्यादा रहता है, लेकिन बहुत सेकेंड्स माल भी रहता है। तो अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है वो अगर इस स्टैंडर्ड का है तो मुझे उसे इस मार्केट में भेजना चाहिए, फिर अगर वो इस स्टैंडर्ड का है तो मुझे उसे इस मार्केट में भेजना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं तो आई एम नॉट गोइंग, मैं यहाँ पे किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर बात करूँ तो आप अगर गाँव में कभी जाते हैं तो गाँव में आपको चिप्स के दुकान तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आप अगर गाँव में कभी भी जा कर के उनसे बोलो कि मुझे 10 रुपये का या फिर 20 रुपये का जो लेस का पैकेट होता है मुझे वो चाहिए, तो वो आपको मेन गांव में कभी नहीं मिलने वाला है। बहुत रेयर ही होगा कि आपको मेन गांव में लेस का 20 रुपये वाला पैकेट मिल जाए। क्यों? क्योंकि 20 रुपये का जो स्टैंडर्ड वाला पैकेट है वो गांव में बिकेगा ही नहीं, वहाँ पे उसका कस्टमर ही नहीं है। तो जब गुड्स स्टैंडर्ड के होते हैं तो हमें पता रहता है कि भाई ये जो सामान है ये यहाँ पे बिकने वाला है एंड हम उसे वहाँ पे भेज देते हैं। ओके, फिर स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स प्रोडक्ट्स कैन बी इजीली वैल्यूड, देयर इज लेस फ्लक्चुएशन इन द प्राइस। मतलब अब प्राइस डिटर्मिनेशन भी इसमें आसान होता है, क्योंकि जब हमें पता रहता है कि भाई ये फिलिप्स कंपनी का है, अब इसका एक स्टैंडर्ड है, तो लोग उसका दामी उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। ओके, तो उसमें लोग जानते हैं कि हाँ भाई फिलिप्स कंपनी का है तो दाम भले ही 2 रुपये ज़्यादा इसमें लग रहा है, लेकिन इसमें सामान भी वैसा है। ओके, फिर प्राइस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स कैन बी मेड फिक्स्ड एंड कैन बी अनाउंस्ड इन एडवांस। अब जो स्टैंडर्डाइज्ड सामान होते हैं उनका जो प्राइस होता है उसे भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई चीज़ आप अगर कभी जाओ, आप अगर कभी जॉकी का वो जो एकदम अच्छा सा जो सिलाई वाला अंडरवेयर होता है वो अगर आप खरीदने जाओ तो आपको दुकानदार बोलेगा
फॉर एग्जांपल अगर 350 रुपये का है तो आपको 350 रुपये ही देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कभी फुटपाथ पे जाकर उसका जो सेकंड्स माल होता है अगर आप वो खरीदते हैं तो वो आपको बोलेगा 150, आप बोलेंगे 100, वो बोलेगा 140, आप बोलेंगे 110, ऐसे ही करते करते वहाँ पे ये होता है। लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स के केस में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि जब एक गुड स्टैंडर्ड का हो जाता है तो उसका जो प्राइस होता है उसको हम लोग फिक्स करके रख सकते हैं एंड उसका प्राइस को पहले भी अनाउंस किया जा सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो जियोनी या फिर कोई भी कंपनी जब अपना फ़ोन लॉन्च करती है, मतलब जब जियोनी ने अपना फ़ोन लॉन्च किया था तो जियोनी ने फ़ोन लॉन्च करने के पहले ही अपना दाम सभी को बता दिया था, तो वो स्टैंडर्ड में ही पॉसिबल है। लेकिन आप अगर एक नए कंपनी है एंड आपने सामान अभी तक मार्केट में डाला भी नहीं है तो आप उसका सामान का जो दाम है वो आप बता नहीं सकते, मतलब अगर बता देते हैं तो कोई खरीदेगा नहीं। ओके, अब सामान रेडी हो गया। ओके, जो हमने यहाँ पे देख लिया कि अब हमने सामान के लिए स्टैंडर्ड भी सेट कर लिया है। अब जो सामान है उसको पैकिंग करना हम शुरू करेंगे। अब पैकिंग का मतलब क्या होता है? पैकिंग का मतलब होता है, अच्छा मैं पैकिंग एंड पैकेजिंग के पहले मैं पैकेजिंग समझा देता हूँ कि वो जो सामान है उसे जिस भी बॉक्स या फिर कंटेनर में उसे रखा जाएगा उस बॉक्स को बनाना, उस चीज़ को हम लोग पैकिंग कहते हैं, उस चीज़ को हम लोग पैकेजिंग कहते हैं। ओके, पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि वो जो सामान है वो जिस पैकिंग में जाएगा, मतलब उसका जो ऊपर का खाल होगा बेसिकली, तो उसको डिज़ाइन करना उससे हम लोग पैकेजिंग कहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो आप अगर कभी कोई कैडबरी का चॉकलेट खरीदने जाए तो एक पर्पल सा उसका पैकेट का कलर होता है, तो ये पर्पल सा पैकेट का कलर जो पैकेट होता है उसको रेडी करना, दैट इज पैकेजिंग। एंड उस रेडीमेड पैकेट के अंदर में उस सामान को देना, उसे हम लोग पैकिंग कहते हैं। तो पैकिंग एंड पैकेजिंग में फ़र्क होता है। बहुत लोगों को ये एक ही लगता है, लेकिन पैकिंग एंड पैकेजिंग में फ़र्क होता है। पैकिंग का मतलब होता है कि उसे पैक करना, जिस कंटेनर में उसे रखे जाना है उसमें उसे रख के रखना, दैट इज़ पैकिंग। एंड पैकेजिंग मतलब कि वो जो कंटेनर है उसे बनाना, वो पैकेजिंग कहलाता है। ओके, अब पैकिंग का इसमें क्या एडवांटेज है? पहला बात है ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बहुत लंबे समय तक जाएगा। जैसे अगर आप कैडबरी के चॉकलेट को सिर्फ आप ऐसे ही बेचें, अगर किलो के भाव में ऐसे ही बेचें तो भैया वो आज कैडबरी है, कल वो पिघला हुआ कैडबरी हो जाएगा। इसीलिए उसका जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो लंबे समय तक चलता है। अब जैसे ही बिस्किट को अगर आप पैकेट से निकाल दें तो 1-2 घंटे बाद वो एकदम सूख जाएगा। सूख इन द सेंस वो थोड़ा सा वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो एकदम, हम लोग उसको एक अपनी देसी भाषा में कहते हैं कि उसको हंसुआ जाएगा वो। तो अगर उसे प्रोडक्ट का जो उसको पैक में रखा जाए तो वो उसमें उसका ड्यूरेबिलिटी रहता है। फिर इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द कंज्यूमर्स बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। जैसे आजकल जो इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे पैकेट्स आ रहे हैं कि लोग सिर्फ पैकेट को ही खरीदने के लिए सामान खरीदते हैं। एंड ये बहुत केसेस में होता है कि बहुत लोगों का जो शौक होता है वो सामान से ज़्यादा उसकी पैकिंग में रहता है। तो ये मैटर बाद में करता है कि उसका अंदर का सामान कैसा है। अगर उसका ऊपर का पैकिंग भी बहुत अच्छा होगा तो वो भी एक साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट डालता है एंड उस साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की वजह से लोग उसे खरीद लेते हैं। तो कंज्यूमर्स पैकिंग की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फिर इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें एस नहीं होगा। इसमें वो क्या करता है कि वो जो सामान है उसे कैसे इस्तेमाल करना है, उसको इस्तेमाल करने से क्या क्या बेनिफिट होता है। मतलब टोटली अगर बात किया जाए तो किसी भी पैकेट के पीछे में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये जो चीज़ है इस चीज़ का इसमें ये चीज़ें मिलाई हुई हैं, ये चीज़ उसको ये चीज़ यहाँ पे बता दी जाती है। फिर इट फैसिलिटेट्स ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब हर एक पैकेट पे प्रोडक्ट का ब्रांड लगा रहता है। जैसे अगर ये कैडबरी है तो यहाँ पे लिखा होगा कैडबरी, तो इससे ये समझने में आसानी होती है कि इसको किस कंपनी ने बनाया है। फिर इट सर्व एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ एडवर्टाइजिंग। अब ये एक एडवर्टाइजिंग का भी काम करता है, क्योंकि जो पैकेट होता है उसके ऊपर में आपका
कंपनी का नाम और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो आप उसको भी एक सेल्फ एडवर्टाइजिंग, मतलब खुद से खुद का एडवर्टाइजिंग करना जो है वो आप उसे कह सकते हैं। एंड इट मेक्स हैंडलिंग ऑफ गुड्स ईजियर। अब जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि भैया अगर उस कैडबरी को हाथों हाथ बेचा जाएगा तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कभी पिघल जाएगा तो कभी जम जाएगा। तो वैसे केसेस में गुड्स को संभालना आसान हो जाता है अगर वो गुड्स पैक्ड रहते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांडिंग एंड लेबलिंग। अब ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब होता है कि एक कंपनी का आइडेंटिटी बनाना, मतलब कंपनी नहीं, प्रोडक्ट का आइडेंटिटी बनाना। जैसे आप अगर देखते होंगे तो आपका जो भी सामान क्यों ना हो, जैसे मैं फ़ोन की बात करूं तो रेडमी ने एक फ़ोन बनाया। ओके, उस फ़ोन का नाम रखा रेडमी नोट 5 प्रो। ओके, तो ये जो नोट 5 प्रो उसका नाम रखा गया है, दैट इज ब्रांडिंग। ओके, तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ डिस्टिंक्टिव ब्रांड नेम और लोगो टू अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट दैट प्रोडक्ट फ्रॉम इज कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। ब्रांडिंग इन सिंपल वर्ड्स रिफर्स टू असाइनिंग एन आइडेंटिटी टू प्रोडक्ट। ये जो हमने इस फोन का नाम दिया रेडमी नोट 5 प्रो, रेडमी नोट 5 प्रो, तो हमने क्या किया, इसको एक आइडेंटिटी दे दी है, इसको एक पहचान दे दी है। तो ये पहचान देना, इसको हम लोग ब्रांडिंग कहते हैं। एंड ये पहचान देने के बाद उसके ऊपर में फिजिकली उस पहचान को देना। जैसे यहाँ पे अगर हमने इसका लिख दिया रेडमी नोट 5 प्रो, तो ये चीज़ जो कि यहाँ पे अटैच की जा रही है इसको हम लोग लेबलिंग कहते हैं। ओके, तो लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर में, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि उसके ऊपर में ये लगाओ, लेबल लगाओ, तो इसको लेबलिंग कहा जाता है। जैसे मतलब लेबलिंग जो है एंड जो पैकेजिंग है वो आपको एक ही जैसा, जो पैकिंग एंड लेबलिंग एक ही जैसा लग सकता है, लेकिन लेबलिंग का मतलब होता है कि उस ये है, इसके ऊपर में अगर हम अपने कंपनी के बारे में, अपना कंपनी का नाम लिखते हैं, फिर कंपनी का इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर कुछ टैगलाइंस लिखते हैं, तो ये जो उसके ऊपर में हम लोग, उसके ऊपर में जो हम लोग उसमें राइटिंग कर रहे हैं, ये जो उसमें लिखा जा रहा है, इसे हम लोग लेबलिंग कहते हैं। एंड ये जो हम क्या लिखेंगे उसमें, जैसे फ़ोन का नाम रेडमी नोट 5 प्रो होगा तो रेडमी नोट 5 प्रो लिखा जाएगा। तो ये सोचना कि क्या लिखा जाएगा, इसको ब्रांडिंग कहते हैं। एंड उसे फिजिकली लिखना, उसे लेबलिंग कहा जाता है। फिर है प्राइसिंग। प्राइसिंग का सिंपल मतलब होता है कि अपने कंपनी का जो भी प्रोडक्ट होता है उसका एक दाम को निर्धारित करना, इसे हम लोग प्राइसिंग कहते हैं। टू फिक्स अ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का जो दाम होता है उस दाम को निर्धारित करना, इसे प्राइसिंग कहा जाता है। ओके, अब जो प्राइस होता है वो रीजनेबल होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। एंड प्राइस जो होता है वो बहुत फैक्टर्स के हिसाब से देखा जाता है। प्राइसिंग का सिंपल मतलब होता है कि दाम रखना। जैसे मैंने ये चॉकलेट बनाया, अब ये जो चॉकलेट है इसका दाम 20 रुपये होगा, तो ये जो 20 रुपया दाम होगा इसको डिसाइड करना, इसे हम लोग प्राइसिंग कहते हैं। फिर है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है कि अपने फर्म के अंदर में जो सामान आपने बना करके रखा हुआ है उसके बारे में कंज्यूमर्स को बताना। टू टेल द कंज्यूमर्स अबाउट द गुड्स विच हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड, इस तरीके से जिससे कि उनके अंदर में एक लालसा आ जाए कि हाँ मुझे इसका सामान खरीदना है, तो उसे एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। अब याद रखिएगा कि एडवर्टाइजिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप ज़बरदस्ती अपने कंज्यूमर्स से अपना सामान खरीदवा रहे हैं, वो एडवर्टाइजिंग नहीं कहलाता है। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि आप अपने कंज्यूमर्स को ये बता रहे हैं कि हम, मेरे पास ये सामान है, एंड ऐसे बता रहे हैं कि जिससे वो खरीदने को मजबूर हो जाए या फिर वो खरीदने की तरफ अपना स्टेप बढ़ाए। फिर सेल्समैनशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिमांड थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। अब जब सामान को बेचने के लिए पर्सनल इंटरेक्शन होता है, जैसे कभी कभार होता है, जैसे हम लोग देखते होंगे कि शिनचैन के घर में होता था कि एक सेल्समैन जो है वो बहुत टाइम पे वो बहुत बार आया करता। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बायर होता है एंड जो सेलर होता है वो आपस में मिलजुल कर ये जितना भी यहाँ पे
बातचीत करते हैं, सामान का दाम वाम सब कुछ उसमें निर्धारित करते हैं, तो इसे हम लोग सेल्समैनशिप कहते हैं। एंड जब एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग में डायरेक्टली बातचीत नहीं होता है, बस इनडायरेक्ट वे में कहा जाता है कि ये सामान है, इसका इतना दाम है, आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। ओके। फिर आप फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि भैया इन मार्केटिंग फाइनेंसिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग मनी एंड क्रेडिट इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मार्केटिंग करने के लिए जो भी खर्चा होता है वो सब फाइनेंसिंग के अंदर में आता है। एंड रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग मतलब रिस्क उठाना या फिर कोई ऐसा चीज़ उठाना जो कि बहुत लोग नहीं करना चाहेंगे, या फिर कोई ऐसा चीज़ को करना जो कि फ्यूचर में आपको फ़ायदा भी दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है, लेकिन आपको वहाँ पे कोई ठीक नहीं है, अननोन फ्यूचर इवेंट्स जो कि अनकंट्रोलेबल है। तो रिस्क को बेसिकली उठाना, जो ऐसी चीज़ों को करना जो कि आपको हो सकता है कि फ़ायदा दे लेकिन एकदम 100% गारंटीड नहीं है कि फ़ायदा देगा, उसको हम लोग रिस्क टेकिंग कहते हैं। तो ये सब, तो ये सारा का सारा था हमारा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करने के बाद ये उसको समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का मतलब कि भैया जो जो मार्केटिंग करने के लिए हमें करना होता है वो सभी का सभी मार्केटिंग फंक्शन में आता है। इसको 3 तरीक़ों से देखा जा सकता है, एक है एक्सचेंज फंक्शन, एक है फिजिकल सप्लाई एंड एक है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। अब एक्सचेंज फंक्शन जो होता है उसमें क्या होता है बेसिकली कि किसी सामान को कोई खरीदता है या फिर किसी सामान को कोई बेचता है। इसमें सबसे पहले जो कंज्यूमर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने सप्लायर से सामान खरीदते हैं एंड उसके बाद जो अपना कस्टमर है उस कस्टमर को वो सामान बेचते हैं। फिर इसके बाद होता है फिजिकल सप्लाई, मतलब सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया जाता है, कभी उसे यहाँ तो कभी उसे वहाँ। अब ये जो होता है इसमें 2 काम बेसिकली होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया जाता है, एंड स्टोरेज मतलब उसे स्टोर करके रखा जाता है। ओके। फिर इसके बाद है फैसिलिटेटिंग फंक्शन, मतलब ये वो फंक्शन होते हैं जो कि डायरेक्टली हम लोग नहीं करते हैं लेकिन उसे करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें आता है मार्केटिंग रिसर्च, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना। फिर है प्रोडक्ट प्लानिंग, मतलब सामान को कैसे बनाएंगे इसको यहाँ पे निर्धारित करना। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब सामान के बारे में एक स्टैंडर्ड बनाना, और ग्रेडिंग मतलब उसको उस स्टैंडर्ड के हिसाब से छांटना। पैकिंग मतलब उसको एक पैकेज में देना, एक पर्टिकुलर कंटेनर में देना। एंड पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, उस कंटेनर को मैन्युफैक्चर करना। फिर होता है ब्रांडिंग एंड लेबलिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है एक आइडेंटिटी देना किसी भी प्रोडक्ट को, एंड लेबलिंग का मतलब होता है उस आइडेंटिटी को उसके ऊपर में लिख देना। फिर प्राइसिंग का मतलब होता है दाम निर्धारित करना। फिर एडवर्टाइजिंग आता है, मतलब प्रचार करना। एंड फिर फाइनेंसिंग और रिस्क टेकिंग आता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अपना जो पहला मार्केटिंग का जो यहाँ पे मार्केटिंग का जो चैप्टर था, पहला चैप्टर, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ओके। सो हम अगले लेक्चर में जो हमारा जो हमारा अगला टॉपिक है, या फिर जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक जिसे हम लोग कह सकते हैं, जो कि है मार्केटिंग मिक्स, हम उसे देखने वाले हैं। ओके। सो तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना। एंड यस, आप सभी के लिए हमने यहाँ पे ये बुक बना करके रखी हुई है। ये जो बुक है ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक का नाम है कॉमर्स उड़ान, एंड ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि इसमें कॉमर्स के रिगार्डिंग सब कुछ है। सब कुछ मतलब एवरीथिंग विच यू नीड फॉर आईएससी कॉमर्स, वो सभी का सभी चीज़ें इसमें हैं। तो अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम ये बुक आप तक डिलीवर करवा देंगे। वैसे इस बुक का नाम है 225 रुपया, एंड आपको शिपिंग चार्ज जो है वो अलग से देना होगा। ओके। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं एंड ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी। सो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस नाइट, हैव अ वेरी नाइस डे जब भी आप इसे देख रहे होंगे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड जय हिंद एंड गुड बाय।